बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ैज़ा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी सियासी सूरत हाल पर बात होगी। सियासी हलचल मची हुई है और हुकूमती इत्तेहादी नाराज हैं हुकूमत से, और काफ लीग की नाराजगी जो कि बढ़ती जा रही है, मनाने की कोशिशें भी की जा रही है हुकूमत की जानिब से। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ज़ोहराना भी दिया गया जिसे कबूल नहीं किया गया है काफ लीग की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि हम अवामी मसाइल पर हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। अभी कोई इंतहाई कदम का सोचा नहीं है, अभी कोई इंतहाई कदम नहीं उठाया जाएगा, लेकिन जो भी अवामी मसाइल हैं, जिस तरह से गंदम बहरान पैदा हुआ, चीनी बहरान पैदा हुआ, अगर हमसे मुशावरत कर ली जाती तो शायद अच्छे फैसले कर लिए जाते। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब आते हैं लाहौर तो हमसे मुलाकात करना पसंद नहीं करते, काफ लीग का ये कहना है। और दूसरी जानिब महंगाई उरूज पर है, हुकूमत कोशिशें कर रही है, दावे कर रही है, सहूलत बाजार लगाए जा रहे हैं कि आवाम को सस्ते दामों पर अशिया की फराहमी जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स नजर आती है। तो आज इन इश्यूज पर बात करेंगे। मैं अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ चलती हूँ तो कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक मेयर लाहौर भी रह चुके हैं और लाहौर की सूरत हाल को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। सर, खुशामदीद बोलती हूँ आपको अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं मलिक मोहम्मद आजम, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पंजाब बैतुल माल। बात करेंगे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। महंगाई की जो सूरत हाल है, हुकूमती मौक़िफ़ भी जानेंगे। पहले मैं कर्नल साहब आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताइए कि आपसे ज़्यादा लाहौर को बेहतर तो कोई नहीं जानता है, जो जो मंसूबे आपने शुरू किए हैं, जो पाया तकमील तक पहुंचे हैं, लेकिन ये महंगाई और सहूलत बाजार लगाना, ये कल्चर आपके दौर पर भी था, मसले मसाइल तब भी थे। अब अपोजिशन कड़ी तनकीद कर रही है, जी हमारे दौर में ऐसा कुछ नहीं था, हमारे दौर हमने तो कभी आवाम को महंगी चीज़ कोई दी नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कल्चर तो सारा ये कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नकल के लिए अकल चाहिए होती है। तो मैं तो वो आदमी हूँ कि जो हर जगह खुद जाता हूँ। मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ। ये लाहौर से आप साउथ की तरफ जाएं, इलाके का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वहाँ सारे सरकारी मुलाजमीन बैठे हुए थे और वो मुझे इसी तरह अजीज़ हैं जैसे आम लेबर या एक प्राइवेट कारोबार करने वाला आदमी। तो उधर गया तो चीनी थी 85 रुपये किलो, और अनार जो है पिछले हफ्ते पूरे लाहौर में 120 और 130 रुपये रेडियो पे बिक रहा था, वहाँ 150 था। उसके बाद दालें थी। उन्होंने कहा सर सिर्फ दाल की मसूर जो है वो इस काबिल है कि आप खा सकते हैं। ये मैं आपको पूरी अपनी कसम तो नहीं खाऊंगा, बट टू माई बेस्ट ऑफ नॉलेज इट इज़ ऑल ट्रू। मैं अपनी इल्म के मुताबिक हर चीज़ सच कह रहा हूँ। दूसरी दालें सर वो रहने दें आप। अच्छा, उसके बाद वो थोड़े से सब्ज़ी और करेले वगैरह एक आदमी लेकर बैठा हुआ था, चावल भी पड़े हुए थे। तो मैंने उधर से कहा कि भाई मैं ख़रीदना भी चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम 1 किलो चीनी देते हैं। तो मैंने कहा ड्राइवर को दे दो 1 किलो, उसको मिल गई। हमने 2 किलो चीनी ले ली 83 या 85 रुपये के हिसाब से, और उसके बाद हमने वो ये तो मानते हैं चीनी मिली। अच्छा चलें। अच्छा, अब बात ये हुई कि जब आके घर अनार काटे तो वो सारे पंजाबी जिन्होंने कहते ना फिस्से होंगे ने ਉਹਦੇ अंदर ही जूस बनया। अच्छा, और वहां पर जो ड्यूटी पर बैठे थे लोग, आप जो उस इलाके का एनिमल हॉस्पिटल है वेटनरी का, उसका जो इंचार्ज है वो डिप्लोमा होल्डर डॉक्टर होते हैं। ही वाज सिटिंग देयर। तो मैंने कहा आप यहाँ क्यों बैठे हैं, मैं पहचानता हूँ उन लोगों को। तो वो कहता सर मेरी तो अज 8 दिन हो गए ना, मैं सारा दिन इत्थे बहना। तो मैं इस वास्ते मेरा बंदे जेडे उस इलाके के पिंड के वो है कहते हैं कि जी डॉक्टर नहीं लभदा पिया। फिर 6-7 सरकारी मुलाजमीन बैठे और गाहक कोई नहीं था। उसके बाद वो जो सब्जी वाला बैठा था, मैंने कहा आप कौन है? वो कहता है जी मैं बाजार से हूँ। तो मैंने कहा ये तुम अफोर्ड कर सकते हो? कहता जी नहीं। तो मैंने कहा फिर क्यों बैठे हुए? कहता जी डंडा है एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा। तो मैंने कहा कैन यू अफोर्ड इट? कहता नो। तो मैंने कहा फिर नुकसान में क्यों बेचते हैं? कहता जी जितना 5-7 हज़ार रुपए का नुकसान होता है वो हम जाके पूरे दुकानदार आपस में नुकसान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके। अब बात यहां नहीं रुकती, बात रुकती यहां है कि हम जब होते थे तो वजीर आला साहब को हर हफ्ते हर चौथे दिन ब्रीफिंग दी जाती थी कि इतने बाजार लगे हैं, जुम्मा बाजार, इतने इतवार बाजार, ये रेट्स हैं, मंडियों से हमने ये खरीदा था, यहां आकर ये दिया था। ऑफिसर्स भी MNAs, MPAs, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किसी भी शेप में, चाहे यूसी चेयरमैन है, चाहे डिप्टी मेयर है, चाहे मेयर है या वाइस चेयरमैन है, वो उधर होते थे। बात ये होती है कि जब इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है ना ब्यूरोक्रेसी से या सरकारी मुलाजमीन से, तो आपने कोई प्रोजेक्ट चलाना होता है तो आपको वहां पर जाती सुपरविजन और सरपरस्ती की जरूरत है। और वो कब होती है? जब आपके ऊपर अवाम एतमाद करता हो, जब आपको पता हो कि हमने बाजारों में या ऐसी लोकल जगहों पे जाना है
और वो थे लोगों ने तो सानू गाला कढ़निया ने, महंगाई मर गए। ये आजकल हर एक जगह पर यही जुमला है। मैं इसमें कोई मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा हूं। तो ये है फर्क हमारे इतवार बाजारों में, रमजान बाजारों में और आजकल के जो सहूलत बाजार हैं। गाहक कोई नहीं, जेड़े आंदे ने दुकानदार नुकसान उठाते ने, सारे सरकारी मुलाजम बैठे हुए हैं। तंबू कनातों का पूछा, आपने कहा मैं लाहौर का, चूंकि मेर रहा हूं, हर चीज का पता है। कहते जी सान नहीं पता, फलाने कारपोरेशन वाला ऐसा लवा के दे गए ने। तो मैं क्या कराया, कहना जी आया सी 4-5 दिन बाद, उन्होंने हाली किराया भी नहीं मिला। सो दीज आर द फैक्ट्स। तो हुकूमत से पूछ लेते हैं ना मलिक साहब, क्या अब कहेंगे? आप हुकूमत से पूछ अब हुकूमत से पूछ लेते हैं। अब जरा कंपैरिजन आ जाएगा जी। पहले ये मॉडल और सहूलत बाजार थे और ऐसे रिलीफ दिया जाता था। आप बता दें अगर इनमें भी कमी पेशी थी तो आप वो भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान। मैं एक बात, सॉरी मेरा भाई है छोटा सा बड़ा प्यारा सा, ये बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे कि ये लूट कर खा गए, चले आगे अब शुरू करें। मलिक साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने महंगाई की बात की, आपने सहूलत बाज़ारों की बात की। तो जैसा कि आपने ख़ुद भी फरमाया कि पहले इतवार बाज़ार लगते थे, पहले जुम्मा बाज़ार लगते थे और अब सहूलत बाज़ार लग गए हैं। तो सहूलत बाज़ार का मकसद ये है कि आवाम को सहूलत फराहम की जाए। और इन्होंने फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब बड़े दौरे करते थे, अरकान असम्बली बहुत दौरे करते थे। तो आपने भी खबर पढ़ी होगी। नहीं, यूसी चेयरमैन भी करते थे और वाइस जी चेयरमैन। मैं उस पर भी आऊंगा। मैं अर्ज करता हूँ। अर्ज ये है कि कल वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बज़दार साहब उकाड़ा गए हंगामी दौरे पे, और अचानक और उस इलाके से जो वज़ीर हैं हमारे वाइल्ड लाइफ के सैयद शमशान बुखारी साहब, वो भी साथ थे। उन्हें सहूलत बाज़ारों का जायज़ा लिया, वहाँ शिकायत सुनी, वहाँ पर कीमतों को इंश्योर करने की ब्रीफिंग ली और नेगलिजेंसी पर डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया गया। हुकूमत का काम होता है आवाम को फैसिलिटेट करना, चाहे वो सहूलत बाज़ार के ज़रिए कर लिया जाए, चाहे किसी और बाज़ार के ज़रिए कर लिया जाए। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये मसाइल को तनकीद बराए तनकीद की निगाह से देखती है। हालांकि अपोजिशन का काम होता है कि तनकीद बराए इस्लाह के तौर पर उसको देखा जाए। और जमहूरियत में ये होता है कि आपकी अपोजिशन तो जो है, सर आप किसी की लेना पसंद करें, काफिल यही तो मैं गुजारिश करता हूं, हमसे मशवरा नहीं किया जाता। मैंने तो मैं गुजारिश करता हूं, मैंने फैक्चुअल पोजीशन बताई है आपको। मलिक साहब आप कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें। थैंक यू मलिक साहब, सॉरी। थैंक यू। तो गुजारिश ये है कि अपोजिशन का काम होता है इस्लाह के लिए एजेंडा देना, इस्लाह के लिए तजावीज़ पेश करनी और गवर्नमेंट की खामियों को पिन पॉइंट करना। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में पॉलिटिकल कल्चर ये है कि अपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट को मलाइन करना, गवर्नमेंट के अच्छे कामों को भी आवाम के सामने बुरे बनाकर पेश करना। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की रविश होनी चाहिए। अगर तो गवर्नमेंट की कमिटमेंट में कोई फ़र्क है, अगर कोई गवर्नमेंट की कोशिश में कोई फ़र्क है, तो आप ये कह सकते हैं कि वज़ीर आला साहब बेखबर हैं, वज़रा बेखबर हैं। तमाम कैबिनेट का बाई ऑर्डर ऑफ द चीफ मिनिस्टर तमाम कैबिनेट के मेंबरान को अजला अलॉट किए गए हैं। हर ज़िले में हर वज़ीर जो है वो 2 दिन वहाँ पर क़याम करेगा और इस बात को इंश्योर करेगा तहसील की लेवल पर कि कसाद बाजारी तो नहीं हो रही, ब्लैक मेलिंग तो नहीं हो रही, ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो नहीं हो रही, और ब्यूरोक्रेसी और अरकान असम्बली के साथ मिलकर इस मसले को हल किया जाएगा। जब हम ये कहते हैं कि PTI के ख़िलाफ़ जो माफिया सरगर्म अमल है और स्टेटस को की जंग लड़ रहा है और हुकूमत को मुश्किलात जो है उसके लिए फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है। तो इस बात को ये दूसरी तरफ टिल्ट कर देते हैं। मैं आपको इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी चैलेंज करता हूं कि आप पंजाब की फ्लोर मिल्स का डेटा निकाल लें। 70% से ज़ायद फ्लोर मिल्स जो हैं वो मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली की है या उनके भांजों भतीजों की है। मेरा ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि हम इस जिम्मेदारी से मुबर्रा हैं, लेकिन जो बिहाइंड द कर्टन जो मुहरकात हैं, जो असबाब हैं, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आपकी सारी गुफ्तगू से मैंने एक निचोड़ ये निकाला है कि मलिक साहब आप तो बड़े पॉजिटिव आदमी हैं और आपने पॉजिटिविटी से बता भी दिया कि ऑपोजिशन हमारे साथ मिलकर चले, हम क्यों नहीं काम करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऑपोजिशन आपके साथ कैसे चले? आपके तो अपने इत्तेहादी आपसे नाराज है, काफ लीग वाले जी, उन्होंने तो दावत भी कबूल नहीं की। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, गुजारिश ये है कि जो जहाँ भी
पाकिस्तान में एक्चुअली तहरीक इंसाफ के आने से पहले पॉलिटिकल कल्चर नहीं था मल्टी पार्टीज़ के हुकूमत बनाने का। कसीरुल जमाती जो हुकूमतें होती थी वो दुनिया के दूसरे ममालिक में बनती थी। यहाँ 2 पार्टी सिस्टम था, पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून या जो भी मुस्लिम लीग होती थी, काफ मीम रूम नाम, वो चलती थी। इमरान खान साहब की क़यादत ने आकर इस 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा और PTI की जब गवर्नमेंट बनी तो उसमें इत्तेहादी शरीक हुए। इत्तेहादी का मतलब ये होता है कि आप बेसिक प्रिंसिपल्स में उनके साथ हैं और आपका जो मैनिफेस्टो है वो आपस में मिलता जुलता है और आप उसके लिए हुकूमत करते हैं। काफ लीग की जहाँ तक बात है, आपको याद है कि पिछले साल भी जो अशाइया हुआ था उसमें भी काफ लीग शामिल नहीं हुई थी। तो मकसद कहने का ये है कि इत्तेहादी जमातों के अंदर छोटी मोटी हल्की फुल्की मौसीकी जारी रहती है। इसके लिए इतनी टेंशन की या मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आज भी वफाकी वजीर साहब जो है चीमा साहब, उन्होंने ये फरमाया कि हमें सुना नहीं जाता। तो वो कहते हैं मैं 8 माह से वजीर हूँ और मेरी मुलाकात नहीं हुई खान साहब से, वजीर आजम से। लाहौर आते हैं और हमें मिलते नहीं है। मैं उसका जवाब देता हूँ। हर मंगल वाले दिन वफाकी कबीना का इजलास होता है और वो इजलास कई घंटों पर मुहित होता है और उसमें मुल्की सलामती, मुल्की मैशियत और हर तरह के पॉइंट वाइज एजेंडाज होते हैं। और चीमा साहब हमारे मोहतरम भाई उस मीटिंग में बैठे होते हैं जिसमें वजीर आजम साहब से बराह रास्त वो किसी भी मसले पर, किसी भी अहम इशूज पर अपने इज़हार ख्याल कर सकते हैं। उसके बाद काफ लीग के 2 वजीर यहाँ पर मौजूद हैं पंजाब गवर्नमेंट में। पंजाब गवर्नमेंट में स्पीकर असेंबली चौधरी परवेज इलाही साहब जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है वो भी यहाँ पर है और उनकी अक्सर मुलाकातों की फुटेज आपने भी देखी होगी चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ। तो चीफ मिनिस्टर के साथ जब स्पीकर सूबाई असेंबली मुलाकात करते हैं या एक जमात के सरबराह मुलाकात करते हैं तो ज़ाहिर है कौमी और सूबाई इशूज पर ही बात करते हैं ना। उसमें अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि रोजाना नहीं, हर मंगल को, हर हफ्ते चीमा साहब भी मौजूद होते हैं और ब्रीफिंग दी जाती है, एजेंडे पर बात होती है। अक्सर खबरों में हम देते हैं 16 निकाती एजेंडे पर बात हुई, उसके बाद हुकूमती बुजुर्ग के ब्रीफिंग भी देते हैं। लेकिन मलिक साहब, परवेज इलाही साहब ने जो है गंदम का रेट आपने जब 1600 मुकर्रर कर दिया था तो उन्होंने कहा था कि 2000 होना चाहिए है। मतलब अनबन तो वहीं पर नजर आ गई ना। मुशावरत में अगर शामिल किया जाता तो वो अलहदा से स्टेटमेंट ना देते। परवेज इलाही की ये स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं जी ये 2000 वाला जो नहीं, ये जो गंदम का जो 1600 का लॉलीपॉप है वो हमें ना दिया जाए, अवाम को ना दिया जाए। ये उनकी स्टेटमेंट है हुकूमत पे रहते हुए, इत्तेहादी में रहते हुए। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि एक तो काफ लीग एक इंडिपेंडेंट जमात है, वो PTI का विंग नहीं है। उसको राइट पहुंचता है अपनी सोच को, अपने ख्यालात को, अपनी तजावीज़ को हुकूमत के सामने रखने का। दूसरी बात यह है कि पहले गंदम का रेट 1100-1200 रुपये होता था जी, अब 1600 रुपया आपने फरमाया कि रेट हुआ है। तो एक पर एकड़ के लिए जिसमें हमारी एवरेज जो है वो 40 मन के करीब है, अगर अच्छी फसल हो 45 मन के करीब है, तो उसमें 300-400 रुपये का इजाफा एक माकूल इजाफा है। जहां अगर आप 2000 रुपया गंदम का रेट करेंगे तो फिर आप मूंजी का रेट, जिसको हम चावल कहते हैं, उसका रेट क्या करेंगे, फिर आप कॉटन का रेट क्या करेंगे। तो ये किसी रहनुमा की सर, ये इत्तेहादियों को समझाएं, इत्तेहादी ऑपोजिशन ना बने। फिर अगर मैं आपकी तरफ आने लगी थी, मैं आपको ये कहने लगी थी, नहीं करने साहब आप गुस्सा कर गए, मलिक साहब के ना जवाब दूं। नहीं, मैं आपसे ये कहने लगी थी कोई मशवरा ही दे देते। मैं आपसे यही तो कहने लगी थी मलिक साहब को ये बातों का जवाब कि कोई मशवरा ही दे देते, ना इतने गंदम का मसला होता। जो फिलॉसफी है ना, कर लेंगे, ठीक है जी, और DC को बरतरफ कर दिया। ये ना इन्होंने एक मजाक बना रखा है। इतने सीनियर ऑफिसर्स हैं, ग्रेड 17 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर आते हैं, डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं। काम कैसे करें, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करती है एक विजन के तहत, उनको गाइडलाइन दी जाती है। मलिक साहब ने फरमाया कि जी वो काढ़े गए हैं एकदम सडनली और वहां जाके DC को हटा दिया। भाई क्यों? आपने DC से बात पुरस करनी थी। DC इज नॉट अ नॉर्मल ऑफिसर, इज नॉट अ नॉर्मल मैन। उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का या पंजाब का या अवाम का करोड़ों रुपया खर्च होता है। जितने DC बदलते हैं, हाँ, मेरी देखे ना शहबाज शरीफ साहब, मेरी ख्याल तो फौरन कह देते थे। ख्याल है, मेरी गल सुनो ना, रैंप के उत्ते मॉडलां जेहड़ियां ने उन्हें कपड़े ते जुतियां नहीं बदलदियां जिवें ब्यूरोक्रेट्स नूं बदलदे ने। एंड आई टेल यू, नोबडी इज रेडी टू सर्व इन पंजाब।
क्योंकि वो कहते हैं जी हमारे पास कोई विजन ही नहीं है, हम क्या करें। सुबह हम बैठते हैं जाके, हमें पता नहीं होता कि शाम को यहाँ से हटा देना होता है। क्यों सिफारिश आती है कि इस बंदे को इंस्पेक्टर को वहां कर दो भी, क्यों कर दो, क्योंकि उसे पैसे बहुत है। वो बेचारा नहीं अफसर हटाता, उसको उठा के बाहर फेंक दे। दूजा मलिक साहब ने फरमाया कि जी मिलें जो हैं वो हमारी हैं, यानी कि PMLN की हैं। तो भाई हमें आपने कहाँ का छोड़ा है, पहले उनको भी अंदर कर दो। हुकूमत आपके पास है मलिक साहब, आपको कौन रोकता है? उनका चालान करें, उनको पकड़ें, उनको अंदर करें, उनको सजा दें। वी विल नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। अच्छा, तीसरी बात इन्होंने कहा जी माफिया प्राइम मिनिस्टर भी कहता है माफिया उन मुल्कों में सरगर्म होता है जहां हुकूमतें कमजोर होती हैं। तो ये डायरेक्टली क्यों नहीं मान लेते कि हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत कमजोर है? माफिया जो है, आपके पास मशीनरी है, आपने चीजों को रेगुलेट करना। अगर उसके मतहत कोई नहीं चलता, आप उनको पकड़ें। वो जो तरीन साहब थे वो आज ऐलान हो गया, वापस आ गए। खुसरो साहब साथ बैठे हैं। और उसके बाद अभी इन्होंने फरमाया गंदम। मैं एक छोटा सा काश्तकार हूं, ठीक है जी। गंदम, इन्हें मेरे भाई को यही नहीं पता, बैतुल माल पंजाब के ये चेयरमैन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, गंदम की कीमत 1350 रुपया थी और अभी इन्होंने कहा कि 1150 रुपया थी और अभी हुकूमत ने की है 1600। मुझे आप ये बताएं। 1200 थी सर आपके टाइम। अच्छा, नहीं इन्होंने 1350 की थी और अभी 1600 कर दी। अच्छा, अभी आप ये बताएं कि अभी जो महकमा ज़राअत ने अभी जो अगले महीने हमारे सेंट्रल पंजाब में काश्त शुरू होनी है 15 दिन के बाद, उसका जो बीज का तोड़ा है वो 3600 रुपए का है, जो महकमा ज़राअत का है। और वो एक तोड़ा पड़ेगा 1 एकड़ में। पानी आप देख लें, बिजली आप देख लें, खाद आप देख लें, और सबसे बढ़ के पेस्टिसाइड, कोई कंट्रोल नहीं है इनका। हम वो जो देहाती बेचारा किसान है वो लाता है दवाई। कर्नल साहब, हबीब अकरम साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर फिर ब्रेक पर जाना है, आपको ही कंटिन्यू करेंगे। आपके पॉइंट आपको ही कंटिन्यू करेंगे। हबीब अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। एक जानिब काफ लीग PTI की इत्तेहादी वो नाराज है, दूसरी जानिब हुकूमत कमजोरी का जो है मुजाहरा कर रही है महंगाई को काबू करने में, और ये कह रहे हैं कि हालात नॉर्मल है, अवाम बस एतमाद रखे हम पर, हम कुछ करके दिखाएंगे। कुछ होगा भी या सिर्फ कंटेनर वाले वादे ही रह जाएंगे? देखिए, जहाँ तक तो PMLQ का ताल्लुक है तो PMLQ जिस भी इत्तेहाद में शामिल होती है, जाहिर है कि इत्तेहादी के तौर पे उसका बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगा कि वो किसी ना किसी तरीके से ज्यादा कशीद करने की, यानी सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश करे। तो ये तो नाराजगी और सुलह सफाई ये हमेशा चलती रहती है। आप देख रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, ये 2 साल से यही ऐसा ही चलता नजर आ रहा है हमें। इसके साथ जहाँ तक जो हुकूमत की कमजोरी का तासुर, मेरा भी ख्याल के पाकिस्तान की में हुकूमत की कमजोरी का तासुर पैदा हुआ है, हुकूमत की नालायकी, नाअहली और निकम्मेपन का तासुर पैदा हुआ है। उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत को ये बात पता ही नहीं है कि महंगाई जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मसला, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मसला नहीं है, बल्कि इसका सप्लाई से गहरा ताल्लुक है। गंदम की कीमत आप 1600 रुपए कर लें या 16,000 रुपए कर लें, जब आपके मुल्क में गंदम कम पैदा होगी तो आप उसको कैसे उसकी कीमतें कंट्रोल कर पाएंगे? जब गंदम वाफर होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमतें कंट्रोल हो जाएंगी। जहां तक चीनी का मसला है तो चीनी के आदाद और शुमार इस हुकूमत के पास थे ही नहीं, और जब चीनी की कीमत ऊपर जाना शुरू हुई तो इन्होंने अपने ही लोगों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। एक गैर जरूरी नालायकी पर मबनी और ऐसे अफसरों से जिनके क्रेडेंशियल भी बिजनेस को समझने के नहीं है, उनसे एक रिपोर्ट बनवाई चीनी की और पूरी की पूरी चीनी इंडस्ट्री को हॉस्टेज कर लिया। तो उसमें भी इस हुकूमत का कसूर है, उसमें भी सप्लाई साइड का मसला है। तो आप जिस इशू पे हाथ डालें उसमें हुकूमत की कमजोरी नहीं, हुकूमत की नालायकी है। हबीब साहब, हुकूमत की कमजोरी से मेरा मतलब ये था कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही, ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं करवा पा रही। देखिए, अब इम्प्लीमेंट आप क्या करवा पाएंगे? आप ब्यूरोक्रेसी को ये हुक्म दें कि आज शाम को जो चांद चमक रहा है वो जमीन पे आ जाए और सितारे जो है वो लाकर ऐवान वजीर आजम या ऐवान वजीर आला पे टांग दिए जाए, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है ना। तो ब्यूरोक्रेसी तो आपको ना नहीं करेगी, लेकिन वो कुछ ना कुछ शोर मचाती रहेगी। देखें जी, हमने चीनी जगा दी, चांद को नीचे ला रहे हैं। हालत इनकी ये है कि इन्हें चूंकि इकोनॉमिक्स की बेसिक्स का नहीं पता, उसके नतीजे में ये इनका सारा ब्यूरोक्रेसी का जोर लग रहा है और वो भी रो रहे हैं। मुझे खुद कई अफसरों ने कहा कि हम गैर जरूरी तौर पर हम पकड़ रहे हैं दुकानदारों को और उनको पकड़ के पर्चे दे रहे हैं। अच्छा, उन पर्चों से क्या होगा? महंगाई कम हो गई? नहीं हुई ना। तो जब नहीं हुई, इसका मतलब है कि आपकी ये स्ट्रेटजी न सिर्फ फेल हो रही है बल्कि ये एक फेक स्ट्रेटजी है। यानी ऐसी हिकमत अमली है जिसको आप तो समझते हैं हिकमत अमली है, लेकिन असल में ये कुछ भी नहीं।
बिल्कुल ठीक है। तो ऑपोजिशन जिस स्ट्रेटजी के साथ आ रही है बाहर के हम सड़कों पर निकलेंगे, मरियम नवाज सरगर्म है, पीडीएम बन चुकी है, तो ऑपोजिशन अवामी मसाइल पर तो बात नहीं कर रही है। वो भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारियों पर बात हो रही है और दूसरे जलसे जुलूसों पर बात हो रही है, इमरान खान पर तनकीद हो रही है, अवामी मसाइल पर तो वो भी बात नहीं कर रही। देखिए, अपोजिशन को तो अभी और तरह के मसाइल दरपेश है। अपोजिशन के अंदर बहुत सारी दरारें मौजूद हैं। अपोजिशन अब तक इस नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं है कि वो उसने क्या करना है, गिराना है इमरान खान को, इमरान खान की हुकूमत को, तो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद क्या करना है। यहाँ पर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। और फिर जिस तरह आज आप यूँ देखिए कि जिस तरह 20 सितंबर को और फिर गुजरांवाला के जलसे में जो अपोजिशन की सूरत हाल थी, आज पीडीएम आपको उससे ज्यादा कमजोर नजर आती है। उसकी वजह यह है कि पीडीएम के अहम तरीन लीडरों ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के बारे में ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है कि अब इनके बारे में की शुबहात पैदा हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं खुदा न खास्ता कि ये कुछ और एजेंडे में है, इनका सादा पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं लगता। तो अभी इस मामले में भी हमें थोड़ा ठहर के अंदाजे लगाने की और थोड़ा समझने की जरूरत है कि पीडीएम एक्चुअली वो क्या चाह रही है। पीडीएम क्या चाह रही है ये तो आने वाले टाइम पर पता ही चल जाएगा। और बाकी जो जलसे जुलूस जिस तरफ आपने इशारा किया है, अवाम जानती है कि क्या बयानिया बोला जा रहा है। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि अवाम के मसाइल पर ऑपोजिशन भी बात नहीं कर रही है। देखिए, अपोजिशन को आपको जाहिर है जब आप अपोजिशन है, असेंबली में अपोजिशन है, आप भी मुंतखब लोग हैं, तो जब आप किसी मसाइल पर किसी मसले पर बात करेंगे तो उसका फिर आपको एक जवाब भी देना पड़ेगा। क्योंकि पिछली 2 घूमते आप दोनों की रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है बिल तरतीब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोट की रही है। तो जाहिर है हुकूमत का अपना एक बयानिया है जो कि मैं जिसको नहीं समझता कि दुरुस्त और हकायक पर मबनी है। लेकिन ये जब उनके ऊपर डालेंगे कि जनाब ये हुकूमत जो है दरअसल इसकी नाअहलियत की वजह से ये कीमतें बढ़ रही है या महंगाई बढ़ रही है, तो इसके कुछ दूसरे फिर तनाजुर भी पैदा हो जाएंगे। और फिर जब वो ये बात करेंगे तो उनका जो मेन एजेंडा है वो उस एजेंडे से डेविएट करेंगे। यानी उनका एजेंडा है एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करना, हमारे सिक्योरिटी इदारों को फोकस में रखना। अगर वो अवामी मसाइल पर बात करेंगे तो जाहिर है फोकस फिर उनसे उस तरफ नहीं रहेगा। एग्जैक्टली उस तरफ नहीं रहेगा। तो ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि एक नुक्ते को बस पकड़ के रखे, उसी को दोहराते रहे। अबीब साहब, जो मैंने आपकी गुफ्तगू का अंदाजा लगाया उसके मुताबिक ऑपोजिशन का एक अलग एजेंडा है और हुकूमत को ऑपोजिशन से ज्यादा खतरा नहीं है जितना महंगाई से खतरा है। एम आई राइट? जी, हुकूमत को जी आप बिल्कुल ठीक समझ रही हैं कि हुकूमत की सबसे बड़ी दुश्मन इसकी अपनी बुरी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ हमने जाना है, स्टे विद अस। हमारे काफ लीग जो कि पीटीआई की इत्तेहादी है वो नाराज है और दूसरी तरफ हुकूमत महंगाई को जो काबू करने की कोशिशें कर रही है उसमें बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। कर्नल साहब, यू टर्न मैंने बोला था ब्रेक के बाद आके आपकी बात जो अधूरी रह गई थी उसको मुकम्मल कर लेंगे। बातें तो बहुत हैं अधूरी और यू टर्न और ये वो, फिर वहाँ से वापस आए। किस्सा मुख्तसर ये है कि आज इन्होंने देखा और आपने थोड़ी काफ लीग की भी बात की तो इन्होंने कह दिया जी वो तो पिछली दफ़ा भी खाने पे नहीं आए थे। ये खाली बात खाने की नहीं है। जिस दिन से महंगाई हुई है परवेज़ इलाही साहब मुसलसल चीखो पुकार कर रहे हैं कि गवर्नर्स बेहतर करें, महंगाई को कम करें, नहीं तो ये हमारी हुकूमत को खा जाएगी। और कल क्या हुआ, किसान आए पंजाब भर के लाहौर में, आपने उनके ऊपर डंडे चला दिए, उनको जख्मी कर दिया। एक शख्स जो है ठीक है वो फौत हो गया। जब टेंशन में आदमी होता है तो या उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता है। जब पुलिस वाले पकड़ पकड़ के आपको फेंकेंगे वैन्स में, वो जो कैदियों वाली वैन होती है, तो एक वहाँ अगर आदमी 50, 55 या 60 का आया हुआ है तो उसको कितना धचका लगेगा। ठीक है, हम ये भी मुसलमान हैं और कह देते हैं कि जी अल्लाह ताला ने उनका वक्त पूरा किया हुआ था, मगर आप वो देखें कि वो किस इलाके से चला, कहाँ पहुंचा और कहाँ आके वो फौत हुआ। ठीक है जी, वजह इसकी क्या हुई कि किसान खुश नहीं है। मैं मलिक साहब की बात का भी जवाब देता हूं। इसके ऊपर भी परवेज इलाही साहब ने कहा है कि किसानों की बातें सुने। आपने बात सुनने की बजाय पहले उनको कैनन मारे, उसके बाद उनके ऊपर डंडे बरसाए, पत्थर मारे। चलो हम तो मान गए, अपनी टांगे तुड़ा के मान गए कि जी हमने पथराव किया, जबकि हमारे ऊपर पुलिस ने पथराव किया था जिस दिन हम मरियम साहिबा को लेकर गए थे नैब के ऑफिस। और वो फुटेज भी है जो पुलिस वाले हमारे ऊपर
पत्थर मार रहे हैं, तो इन बेचारों का क्या कसूर था? ये क्यों आए थे? तो वो भी है डायरेक्ट रिलेशन, पत्थर गाड़ियों में भरे नजर आए थे। वो गुलाब के फूल थे जो हम अपनी लीडर के ऊपर डालने के लिए ले गए थे। मेरे पास पुलिस की फुटेंगे, अगले दिन आप किसी दिन बुलाएंगे तो वो मैं ले आऊंगा, बल्कि आपको भेज दूंगा। अच्छा, अब चलो, हम तो सियासी लोग थे, ये किसान आए क्यों थे? हमने कीमत बढ़ाई। मैंने आपको बोला कि गंदम के बीज की कीमत 3600 रुपया है, खाद जो है वो देख लें आप, रोज कभी 1600 पे जाती है, कभी 2000 पे जाती है। इन्होंने कहा जी हम 300 रुपया सस्ती कराएंगे। वजीर आजम साहब ने कहा कि 4-5-6 महीने पहले एक पैसा नहीं सस्ता हुआ, वो 2000 तक भी चली गई है। अब जिसमें हर 3 महीने बाद एकड़ में 3-3 बोरियां खाद की पड़नी है, किसान ने मेहनत करनी है, ट्यूबवेल का पानी चलना है, ऊपर से राखी करनी है, फिर स्प्रे करना है। तो ये तो परवेज इलाही साहब ने जो कहा है ना जी 2000 रुपया मन करें, ये बिल्कुल जेन्युइन है। अच्छा, अब बात ये है कि इनको ये समझ नहीं आती बात कि अपने मुल्क में जब ये हमारा दौर था और 1200 रुपए थी, तो आप यकीन करें किसान को सरकारी गंदम 1200 रुपए मिलती थी। जब वो बाद में कहीं प्राइवेट बेचता था ना तो 1000 रुपए की बिकती थी। ये होती हैं पॉलिसियां कि गवर्नमेंट किसान को फैसिलिटेट कर रही है। और उसकी वजह क्या है? अगर ये 2000 भी हो जाएगी ना, तो ये जो आज डॉलर बाहर भेज रहे हैं और जो सब स्टैंडर्ड गंदम खरीद रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। आपका पैसा अपने मुल्क में रहेगा, आपका डॉलर बाहर नहीं जाएगा, और जो बीच में करप्शन होती है वो खत्म हो जाएगी। किसान खुशहाल होगा। और मैं आपको ये बता दूं, 2000 के भी आटा शायद 1800 या 1600 ही बिकेगा। ठीक है जी। है कि आपने कल राजा बशारत साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जी, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि मुसद्दका इतलात के मुताबिक ये जो धरना था इसको नून लीग ने मैनेज किया। वो तो मलक साहब, एक मिनट, हर चीज हमारे अब आप एक मिनट मुझे मौका दें। दूसरी बात कर्नल साहब, मुझे बड़ी हैरानगी भी और खुशी भी है, कर्नल साहब काफ लीग के तर्जमान बन गए हैं, तो इसलिए एक परवेज इलाही साहब के तर्जमान की हैसियत से उन्होंने 5 मिनट परवेज इलाही साहब के मौक़िफ़ को पेश करने की अपना कोशिश की है। बहुत अच्छी बात है, और वो और काफ लीग हमारी इत्तेहादी है। तो मेरा मकसद ये है फिजा, अपोजिशन को इस तरफ मुंतकिल ना हो जाए। मेरी गुजारिश सुन लें, अपोजिशन जो है वो परवेज इलाही साहब जो हमारे इत्तेहादी हैं, उन्होंने हमें मशवरा दिया, उन्होंने एक तजावीज़ पेश की कि गंदम की कीमत ये होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के भी किसी रहनुमा का आपने बयान सुना कि गंदम की कीमत ये होनी चाहिए और किसान की ये मुश्किलात है। इनको फुर्सत नहीं है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हरजार सराई की, इनको फुर्सत नहीं है पाकिस्तान की इदारों को कमज़ोर करने की, इनको फुर्सत नहीं है असम्बली में भारत को बयान देकर खुश करने से, इनको फुर्सत नहीं है मोदी की तारीफ़ों से, इनको फुर्सत नहीं है अभिनंदन की वकालत से, इनको फुर्सत नहीं है पाकिस्तान के इंसाफ करने वाले इदारों और मुल्की सलामती के इदारों को लड़ाने से। जब इनको फुर्सत मिले तो इनको अवाम के हकूक़ के लिए भी बात करनी चाहिए। अवाम को ये मुखातब करते हैं, जलसे करते हैं जिसमें पाकिस्तान के गरीब अवाम होते हैं। अवाम ये सोच रही होती है कि मरियम नवाज साहिबा या दूसरे कायदीन जो इनके हैं वो अभी हमारी महंगाई की बात करेंगे, हमारे लिए किसी और फैसिलिटी की बात करेंगे, कोई आईनी तरमीम की बात करेंगे, कोई मुल्क के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम देंगे जो हुकूमत के लिए मुआविन हो या अवाम के लिए मुआविन हो। नहीं, वहाँ सिर्फ ये है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे बाहर क्यों भेजा, मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा, मुझे स्टैब्लिशमेंट को गाली देने से क्यों रोका जा रहा है, मेरे फ़ोन को डिस्कनेक्ट क्यों किया गया है, मुझे पेशियों पर बार बार बुलाया। ये आपकी चोरी लूट खसूट का जो पैसे का जो मुकदमात हैं उसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि अवाम के सामने अवाम का मुकदमा पेश किया जाता है, अवाम के सामने अवाम के मसाइल की बात की जाती है, ना कि ये कहा जाता है कि जेल का कमरा छोटा है, जेल का कमरा बड़ा है, मुझे नीचे से खाना दिया जा रहा है, मुझे ज़मीन पर रख के प्लेट दी जा रही है। अभी इंशाल्लाह ताला दबंग वजीर जो हैं चौहान साहब आए हैं, वजीर जेल खाना जात, आपके सारे हकूक पूरे होंगे और इंशाल्लाह कानून के मुताबिक आप लोगों को जो करप्शन में गए अंदर कैदी हैं उनको कानून के मुताबिक उनसे इंसाफ होगा। जी। क्या कहेंगे कर्नल साहब?
मेरे जो पहली बात तो ये है ना, पहली बात तो ये है कि इन्होंने कह दिया कि जी हमने इदारे तबाह कर दिए, हमने नंदन को ये कह दिया, हमने मोदी की सरकार बना ली। मोदी रिकॉर्ड पे पड़ा है, सोशल मीडिया में चल रहा है कि इमरान खान साहब क्या कहते थे, अयाज सादिक ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वजीर खारजा वहां खड़ा था और उसकी टांगें कांप रही थी। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। बोले किसी इदारे के खिलाफ आप बयान निकाल लें। सारे उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। आगे चले नहीं, आप यहाँ क्लियर कर लें। मेरी बात तो सुने ना, मैं आपकी बात में नहीं बोला अभी। आप गलत बयान, भाई आप मेरी गलत बयानी आगे तो सुने ना। फिर फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं, आपका वजीर आजम जो है वो कह रहा है आके पूरी टेलीविजन के ऊपर पूरी दुनिया को सुना रहा है कि जहां मर्जी, जिस तरह मर्जी, जो मर्जी गवाह हमसे ले ले मोदी साहब, हम पुलवामा में इन्वॉल्व नहीं थे। और आपका जो फवाद चौधरी साहब है फेडरल मिनिस्टर, वो कहते हैं जी पुलवामा अटैक जो है हमने करवाया था और वो हमारी कामयाबी थी, हमने तो चलो कह ही दिया। जैसे आप कहते हैं वो भी बयान दोबारा सुन, वो भी टीवी पे, वो भी चलवा, हमने हमारे तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दी ना। आपने अपने लीडर और अपनी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक सारे बयान दे दिए हैं। किसी भी जलसे में जहां मरियम नवाज साहिबा बोली हैं, उन्होंने सबसे पहले जो तस्करा किया वो महंगाई का किया है और जो आपकी बैड गवर्नेंस है उसका तस्करा किया है। आप कहते हैं हमने इदारे तबाह कर दिए, आपने क्या किया है? लोकल गवर्नमेंट्स के साथ क्या किया? आपने बर्बाद करके रख दिया। 274 यूसियां थी लाहौर से, चूंकि ये लोकल चैनल, मैं लाहौर की बात करूंगा, और आपने 100 दफ्तर बना दिए हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि 100 दफ्तर किधर है, और उधर वही क्लर्क और वही सुपरिटेंडेंट बिठा दिए हैं जो कि इलेक्टेड यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के मुताबिक। अभी बात सुन ले आप, उसके बाद आप आ जाएं एलडीए के ऊपर आ जाएं, उनके पास पैसे नहीं है तनख्वाहें देने के लिए, और आपने फिरदौस अंडरपास बनाने का ऐलान कर दिया, और कल जाके वजीर आला देखता है और आज अखबार में आया हुआ जी हो सकता है उसमें कानूनी पेचीदगियां हो जाए। एलडीए को हमने तबाह कर दिया। वासा की कारकर्दगी देख लें, पीएचए देख लें, सारे लाहौर के जो पौधे हैं वो सूख रहे हैं। बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर आप जो है वो पानी देते थे, और बाकी उधर जाके पूछे, कोई डायरेक्टर उधर छुपा पड़ा है, कोई वो कहते सर फंड ही नहीं देते हैं। उसके बाद आप एमसीएल को जाके देख रहे हैं कि उसका आपने क्या बेड़ा गर्क कर दिया। आपका वजीर जो है वो निकलता है, वजीर आला निकलता है, ए बत्ती फ्यूज है। और मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक एमसीएल में स्ट्रीट लाइट्स रिप्लेस और रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा किया? आपने तो ये कैपेसिटी नहीं है इदारों का बेड़ा गर्क। आप बात चले आगे चलने दें। एजुकेशन कमीशन का आपने हाल क्या किया? मेरी बात सुने, अब आप सुने, नहीं गंदम नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, मैं आप रोना रो रहे हैं। मुल्की सलामती को आपने यूसी लेवल पर मिला दिया। आपकी कौन सी बातें हम सुने? मुल्की सलामती को आपने यूसी लेवल पर ले गए, इदारों की सलामती को आपने यूसी लेवल पर ले गया। कुछ खुदा का नाम, आवाम की बात करते हैं तो आप कहते हैं आवाम की बात नहीं करते, और आपको एक वो बयान मिल गया, आप पुलवामा का बयान देना, आप रिटायर्ड जनरल अब्दुल कादिर बलोच से कुछ सबक ले लें। आप पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, आप टेक्नोक्रेट हैं। नो, आप यू आर नॉट अ पॉलिटिकल वर्कर। ये आप जो मर्जी कहें, यू आर नॉट अ पॉलिटिकल वर्कर। तो मैं तो आपको कह रहा हूं, अयाज सादिक, उन्होंने पूरी करने के लिए आपको बिठा दिया। अयाज सादिक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव था, अलीम खान को हरा के आया है, आपको और हमने 122 के वतन की रिकमेंडेशन पर बनाया गया। मैं पर्सनल लूंगा तो आप रोएंगे बैठ के। मैं फिर आपके लीडर पे आ जाता हूं। वो जो उधर बच्ची पैदा की हुई है उसने, वो किधर है? आप अपनी ज्योति औरत के साथ बच्चे अपनी अखलाकियात का खुद जनाजा निकाल रहे हैं ना, मसाइल पर बात कर रहे हैं। मैंने मेहनत की, आपने अभी कहा कि दफा करो मुल्की सलामती को, आप निकाल लें, आप निकाल लें, दफा करें, ठीक है, आप निकाल लें, दोबारा निकाल लें, आप रिवाइंड कर दें। आपने मुल्की सलामती के इदारों पर हमले की जस्टिफिकेशन ये दी है कि लाहौर में यूसी दफ्तरों को बढ़ा दिया गया और गायब कर दिया गया। आपने मुल्की सलामती, आपने कौमी असम्बली में स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयान को कंपेयर किया है वासा की कारकर्दगी से। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए हम इसीलिए कहते हैं कि फौज को हम इसीलिए कहते हैं, आपके आधे से ज्यादा वो है हमारे साथ, आपके लीडरशिप आधे से ज्यादा वो है जिनको हमारे यहाँ यूसी लेवल का टिकट भी नहीं दिया गया था। आपने मुल्की सलामती के इशू को कंपेयर किया है वासा से,
यूसी भाई आप लाहौर में बैठे हैं, लाहौर का बात कर रहे हैं, मुल्क की ऊपर की लेवल की बात, मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूं। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन, मेरा उतना ही राइट है मुल्क की सलामती और कंसर्न है। मुझे उतना ही मुझे ये मुल्क अजीज है जितना चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अजीज है, उतना ही मुझे अजीज है जितना पहले आप मुल्क को चलाएं, मुआशी तौर पे मजबूत करें, मेरा मुल्क की सलामती। हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात की। मुल्क की सलामती देखिए मलिक साहब, मैं आप दोनों की गुफ्तगू में इस वजह से नहीं बोली कि पहले दोनों तरफ से मौकिफ आ जाए। मुल्क की सलामती सबको अजीज है, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ बात अवाम की कर रही हूँ, लाहौरियों की बात कर रही हूँ। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद बोलेंगे। और मलिक आजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो कह रहे थे कि जो कर्नल साहब ने उन पर बंदूक तानी हुई थी सर, अब आप कह रहे हैं कि जवाब देने का आ गया। हुकूमत इस पर क्या कहती है? फिजा, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि फेडरल हुकूमत की शानदार मुआशी पॉलिसियों की वजह से डॉलर 8 रुपये से ज़्यादा कम हो गया, उसकी कीमत में कदर में कम हुई है और रुपए की कदर बढ़ गई है। ठीक है, ये जो डॉलर पहले हुकूमतों में आर्टिफिशियल तौर पर इसको ब्लॉक किया रखा जाता था या इसको कंट्रोल किया जाता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत है जिसने ये बड़ा और मुश्किल फैसला अवाम के मुफाद में लिया कि इसको फ्री किया जाए, फ्री मार्केट, और इसकी एक्चुअल जो इसकी वैल्यू है उस पर ये चला जाए और उसके बाद इसकी मुल्की मईशत को उसको फिगर आउट करने के लिए, उसकी सिमत मुतय्यन करने के लिए ये ज़रूरी था। पाकिस्तान की इकॉनमी के जो तमाम इंडिकेटर्स हैं एक्सपोर्ट के, वो पॉजिटिव जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो NGOs जो हैं या जो बिज़नेस को वैल्यूएट करते हैं, उन तमाम इंटरनेशनल इदारों ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान सही समझ जा रहा है, जिसके असरात अब आना शुरू हो गए हैं और डॉलर जो है वो 8 रुपये से ज़्यादा नीचे हो चुका है। तो सर डॉलर को छोड़ें, हमें सिर्फ बताएं कि आपने आवाम को रिलीफ क्या देना है। एक रुपया डॉलर बढ़ने से कई अरब रुपया पाकिस्तान कर्ज ज्यादा हो जाता है। आप इसको इतना इजी काइंडली ना लें तो इसके अच्छा, हाँ मैं इसको बताता हूँ, मैं इसको बताता हूँ। डॉलर 8 रुपए से ज्यादा कम हुआ है, इसका मतलब है आप जितनी इंपोर्ट करेंगी, अब मुझे एक चीज मिलती है 168 रुपए में, अब मुझे मिलेगी 160 रुपए में। हाँ। अगर 160 रुपए में अब मुझे मिलेगी 152 रुपए में। चीनी तो सर हमें अभी भी 85 नहीं मिल रही, 110 रुपए में मिल रही है। जवाब दे देता हूं, लास्ट कमेंट आगे मैं आप डाइवर्ट हो जाती हैं, आप डाइवर्ट हो जाती हैं। मेरी गाल सुनो, डॉलर सस्ता है यार, 9 बंदे बैठे ने, इन्होंने पूछो डॉलर किन्ने दा यार, कितना सस्ता है। इन्होंने पूछो चीनी की रेट है, इन्होंने पूछो आटा सस्ता होया, जितना डॉलर सस्ता होया नहीं होया, मोटरसाइकिल का पेट्रोल सस्ता होया है कि नहीं होया, मोटरसाइकिल की कीमत सस्ती हुई है कि नहीं हुई। मशवरा क्या देंगे? मशवरा ये है कि ये सोच समझ के हमारे ऊपर जो डेफिसिट जो है, सर्कुलर डेट जो है 1200 अरब रुपए का हो गया है। 4 हजार बिलियन रुपया जो है वो चीनी, बिजली और आटे में गया है। 1200, इसमें से 4000 की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि 1300 अरब रुपया बिजली का रेट बढ़ा के अवाम को टीका लगाया गया है, रेट बढ़ा दिया और सस्ती कर दी है। सस्ती नहीं कर दी, वो भी सुन ले, जवाब सुन ले, जवाब सस्ती हो गई है। सस्ती कैसे हुई है? इन्होंने ये पता क्या कहा कि एक फैक्ट्री अगर लेट से 5,000 यूनिट खर्च करती थी ना, वो 5,000 करती रहे, उसके ऊपर उसको उसका उसी रेट पर जो एग्जिस्ट रेट कर रहा है उस पे आएगा। 5,000 से ऊपर बिजली खर्च करो, उसका रेट उसके बाद होगा। यही रिलीफ दिया गया है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस की बात होगी। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मलिक साहब मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, मुझे अपना प्रोग्राम क्लोज करना है। कर्नल साहब मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।